दोस्तों, अंडरवर्ल्ड की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां पर अगर कोई इंसान एक बार फंस गया तो वहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसी ही एक कहानी आज हम देखने वाले हैं, जहां एक लड़की अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अंडरवर्ल्ड की इस खतरनाक दुनिया में फंस जाती है, जहां हर कदम पर मौत का साया मंडराता है। इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया को एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, जिसको हाई टेबल कहते हैं। हाई टेबल के अंदर 12 सबसे खतरनाक खानदान है जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इन्होंने हर एक चीज के लिए सख्त कानून बना रखे हैं, जिनको तोड़ने वाले को मौत की सजा मिलती है, और ये सजा देते हैं दुनिया भर के सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। और इन्हीं किलर्स में से एक नाम है जॉन विक, जिससे सबकी फटती है। लेकिन वो अंडरवर्ल्ड की इस दुनिया को छोड़ चुका है, क्योंकि जब उसकी वाइफ की मौत हुई तब से ही वो बदल गया। जॉन विक की कहानी आपको उसकी पिछली मूवीज में देखने को मिलेगी, लेकिन आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो भी जॉन विक की कहानी का ही एक हिस्सा है। मूवी की शुरुआत में हम जेवियर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो पेशे से एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है। जेवियर अपनी बेटी ईव को कहता है कि तुम बहुत जल्दी बड़ी हो रही हो, कुछ दिनों बाद तुम बिल्कुल अपनी बहन के जैसे दिखोगी। ईव कहती है, पापा मुझे तो अपनी बहन का चेहरा भी याद नहीं है। फिर थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद जेवियर और ईव अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर रात के वक्त जब जेवियर अपने बाथरूम में अपना मुंह धो रहा था तो उसके घर के बाहर कुछ बेहद ही खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आ जाते हैं, जो कि जेवियर को मारने के लिए आए थे। वो लोग एक एक करके जेवियर के सभी आदमियों को मार डालते हैं। फिर जैसे ही वो लोग घर के अंदर आते हैं, जेवियर को एहसास हो जाता है कि उसके ऊपर हमला होने वाला है। फिर वो जल्दी से स्मोकिंग बॉम्ब निकालता है और पूरे घर में स्मोक फैला देता है। फिर वो सभी लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। फिर वो मौका देकर अपनी बेटी ईव को अपने घर में बने एक सीक्रेट दरवाजे के पीछे छुपा देता है, लेकिन तभी वहां पर और किलर्स पहुंच जाते हैं। फिर जेवियर फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर उन सब से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो किलर्स उसको पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है उनके बॉस की, जिसको सभी चांसलर कहकर बुलाते थे। दरअसल ये एक बहुत ही खतरनाक कल्ट का लीडर है, एक ऐसा कल्ट जो लोगों को पैसों और मजे के लिए मारते हैं। चांसलर जेवियर को कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। मैंने तुम्हें अपने खानदान की लड़की से शादी करने दी और तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा भी बनाया, लेकिन तुमने मेरी फैमिली से दूर भागकर मुझे धोखा दिया। तुम्हारी पत्नी भी मारी गई और अब तुम भी मारे जाओगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी ईव को अपने साथ ले जाऊंगा और उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब चुपचाप बताओ कि तुमने अपनी बेटी को कहां पर छुपाया है। लेकिन जेवियर इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर चांसलर अपनी एक गन निकालकर उसके हाथ में थमा देता है और कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम खुद को मार लो और अपनी बेटी को बचा लो, लेकिन अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे आदमी तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को ही मार डालेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। फिर जेवियर खुद को ही गोली मारने लगता है, लेकिन तभी ईव जोर से चिल्ला देती है, जिसकी वजह से वो सबकी नजर में आ जाती है। तभी जेवियर एक बार फिर से सभी लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी ही देर में वो खुद को उन सभी लोगों से बचाकर ईव को अपने साथ लेकर सीक्रेट दरवाजे से भागने लगता है और जाते जाते उस दरवाजे के पीछे एक बॉम्ब भी फिट कर देता है। फिर वो सभी से छुपते छुपाते ईव को सही सलामत घर से बाहर ले आता है, लेकिन तभी उस बॉम्ब के धमाके से पूरा घर उड़ जाता है। चांसलर को लगता है कि इस धमाके में सभी लोग मारे गए होंगे, इसलिए वो भी वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन जेवियर और ईव दोनों ही जिंदा थे, लेकिन लड़ाई के दौरान जेवियर बहुत ज्यादा घायल हो गया था, जिसकी वजह से उसकी सांसें थमती जा रही थी। फिर वो मरते हुए ईव को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसी जिंदगी नहीं सोची थी। फिर ईव जोर जोर से रोने लगती है और तभी जेवियर की भी मौत हो जाती है। दरअसल जेवियर कल्ट को छोड़कर जाना चाहता था ताकि वहां के गंदे माहौल से अपनी बेटी ईव को बचा सके, लेकिन ये बात चांसलर को मंजूर नहीं थी, इसीलिए उसने जेवियर को मारने का फैसला किया। अगले सीन में हम ईव को पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ देखते हैं और इस समय उसके हाथ में अपने पिता के द्वारा दिया हुआ खिलौना भी था। तभी वहां पर विंस्टन नाम का एक आदमी आता है, जो हाई टेबल के लिए ही काम करता है। वो ईव को कहता है कि तुम्हारे अंदर बदले की आग है, लेकिन तुम इस आग को किस तरीके से इस्तेमाल करोगी ये तुम पर निर्भर करता है।
सही और गलत रास्ता चुनने का फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे से जानता था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी एक ऐसी जगह पर ले जा सकता हूँ जिसको तुम्हारे पापा अपनी फैमिली माना करते थे। फिर ईव विंस्टन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर विंस्टन ईव को एक थिएटर में लेकर जाता है जिसको रुस्का रोमा नाम का एक खानदान चलाया करता था। हाई टेबल में काम करने वाले 12 गैंगस्टर खानदानों में से रुस्का रोमा भी शामिल है। फिर वहां आकर विंस्टन ईव को कहता है कि डायरेक्टर तुमसे मिलने के लिए तैयार है। फिर ईव एक रूम में जाती है जहां पर डायरेक्टर बैठी हुई थी। डायरेक्टर रुस्का रोमा की लीडर है जो कि अपने थिएटर में लड़कियों को बैलेट डांस सिखाने के साथ साथ एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर बनने की भी ट्रेनिंग देती है। डायरेक्टर ईव को कहती है कि मैं जानती हूँ उन्होंने तुम्हारी फैमिली को मार दिया, इसलिए तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ जिससे तुम अपने उस गुस्से को सही जगह पर इस्तेमाल कर सकती हो। फिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ईव कमरे से बाहर आ जाती है और विंस्टन को कहती है कि अब मैं रुस्का रोमा खानदान के साथ ही रहूंगी। फिर विंस्टन ईव के हाथों में एक गोल्ड कॉइन थमाते हुए कहता है कि तुम्हारा ये फैसला सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी ये बात अच्छे से याद रखना। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधा मेरे पास आ जाना। और इतना कहकर विंस्टन वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये गोल्ड कॉइन ईमानदारी का सिंबल है जिसका इस्तेमाल करके जरूरत के वक्त कोई भी इंसान अपना कुछ भी काम करवा सकता है। फिर विंस्टन के जाते ही ईव की मुलाकात नोगी नाम की एक औरत से होती है जो कि रुस्का रोमा में सभी लोगों को लड़ने की ट्रेनिंग दिया करती थी। नोगी ईव को बताती है कि मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे से जानती थी। तुम्हारे पिता दिल के बहुत अच्छे इंसान थे और साथ में एक असली किकीमोरा भी। फिर ईव पूछती है कि ये किकीमोरा का मतलब क्या होता है। फिर नोगी जवाब देती है कि पुरानी कथाओं के अनुसार किकीमोरा एक आत्मा हुआ करती थी जो हमेशा बुरे लोगों का शिकार करती थी और मासूम लोगों की रक्षा भी किया करती थी। अब रुस्का रोमा में हम हर एक इंसान को असली किकीमोरा बनने की ट्रेनिंग देते हैं और ये तुम्हारा फैसला है कि तुम वो बनना चाहती हो या नहीं। अब ये कहानी यहाँ से 12 साल आगे जाती है जहाँ हम ईव को थिएटर में बैलेट डांस करने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वो प्रैक्टिस के दौरान लगातार गिरती जा रही थी जिसकी वजह से उसके पांव में चोट लग जाती है। अब पूरी स्टेज पर खून के ही निशान थे। फिर डायरेक्टर उसको कहती है कि आज के लिए इतनी प्रैक्टिस बहुत है, तुम फौरन डॉक्टर के पास जाओ और अपने पांव का इलाज करवाओ। फिर ईव सबसे पहले अपने रूम में आती है जहां पर और भी बैलेट डांसर मौजूद थी। फिर ईव अपनी सबसे अच्छी दोस्त टाटियाना से कहती है कि डायरेक्टर ने तुम्हें प्रैक्टिस के लिए नीचे बुलाया है। फिर ईव के पांव की हालत देखकर टाटियाना कहती है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। लेकिन ईव कहती है कि मैं खुद को हर चीज में बेहतर बनाना चाहती हूँ ताकि मैं आने वाली हर एक मुश्किल से लड़ सकूं। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो पहले से ही थिएटर की सबसे अच्छी बैलेट डांसर हो और जो तुम्हें थोड़ी बहुत कमियां हैं वो आगे आने वाली ट्रेनिंग में सही हो जाएंगी। फिर कुछ देर बाद रुस्का रोमा के हर एक जवान लड़के और लड़कियां आपस में ट्रेनिंग करते हैं। अब नोगी भी हर किसी को एक असली किकीमोरा बनने के लिए अच्छे से ट्रेनिंग दे रही थी। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है ईव भी हर एक चीज में माहिर होती जा रही थी। फिर कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वो एक परफेक्ट किलर बन जाती है। फिर जब वो अपने रूम में जाती है तो वहां पर उसको पता चलता है कि टाटियाना को रुस्का रोमा से निकाल दिया गया है। फिर ईव जल्दी से डायरेक्टर के पास जाती है और पूछती है कि आपने टाटियाना के साथ क्या किया। फिर डायरेक्टर जवाब देती है कि तुम्हारी दोस्त रुस्का रोमा के लिए सही इंसान नहीं थी। वो डांस तो अच्छा करती थी लेकिन उसके अंदर वो आग नहीं थी जो एक रुस्का रोमा के खिलाड़ी में होनी चाहिए। अब से वो सिर्फ डांस ही सीखेगी, इसलिए हमने उसको दूसरी जगह पर भेज दिया है। लेकिन तुम पूरे तरीके से तैयार हो, तुम्हें बस एक आखिरी टेस्ट पास करना है जिसके बाद तुम्हें तुम्हारा पहला मिशन मिल जाएगा। अगले सीन में हम ईव को एक खाली रूम के अंदर देखते हैं जहां टेबल के ऊपर 2 गन्स रखी हुई थी लेकिन वो गन्स असेंबल नहीं थी। तभी कुछ देर बाद उस रूम में एक और औरत आती है। फिर वो दोनों ही जल्दी से कुर्सी पर बैठ जाती हैं। तभी घंटी बजते ही वो दोनों गन्स को असेंबल करना शुरू कर देती है। ईव उस औरत से पहले अपनी गन को असेंबल करती है और उसको गोली मार देती है और इस तरह से वो अपने टेस्ट में पास हो जाती है। टेस्ट खत्म हो जाने के बाद ईव अपने रूम में जाती है लेकिन वहां पर मौजूद और लड़कियां कमरे से बाहर भीड़ इकट्ठा करके एक आदमी के बारे में बात कर रही थी। फिर जब ईव रूम से बाहर आती है तो उसको वहां पर जॉन विक दिखाई देता है। वो डायरेक्टर से अपने किसी काम के सिलसिले में मिलने के लिए आया था। फिर ईव मौका देकर जॉन विक के पास जाती है और कहती है कि आप ही बाबा योगा हो ना, जिससे हाई टेबल का हर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर डरता है।
मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मैं आपके ही जैसा बनना चाहती हूँ, मुझे भी आपकी तरह यहाँ से आजाद होना है। फिर जॉन विक जवाब देता है कि तुम लगभग मेरे जैसी बन चुकी हो, और बात रही यहाँ से निकलने की तो तुम्हारे लिए भी दरवाजे खुले हैं। बस तुम एक बात याद रखना, ये दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं खुले रहेंगे। अगर तुमने सही फैसला ले लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और इतना कहकर जॉन विक वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे ईव नोगी से मिलने के लिए जाती है। फिर नोगी ईव को बताती है कि आज तुम्हें तुम्हारा पहला मिशन मिल जाएगा, और वो मिशन है कि तुम्हें एक कैट नाम की लड़की को बचाना है, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, और वो तुम्हारे पुराने क्लाइंट भी है। उनको लगता है कि उनके दुश्मन उनकी बेटी को किडनैप करके उन तक पहुंचना चाहते हैं, और तुम्हें उन दुश्मनों से कैट की हिफाजत करनी है। मैं तुमको टॉप मॉडल की पिस्टल गन दे रही हूँ, लेकिन याद रहे इसके अंदर रबर बुलेट्स होंगी, और इनका इस्तेमाल करके ही तुम्हें कैट को किडनैप होने से बचाना है। फिर वो बताती है कि कैट तुम्हें कल -11 क्लब के अंदर मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगले सीन में हम ईव को क्लब के अंदर देखते हैं, और वो कैट के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए हुए थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गुंडे क्लब में आकर कैट को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। फिर ईव फौरन उनके सामने आकर उनको कहती है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो गुंडे उसकी बात नहीं मानते। तभी देखते ही देखते ईव उन लोगों से लड़ना शुरू कर देती है। ईव पहले तो उनके आगे कमजोर पड़ रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बड़े ही स्टाइल में एक एक करके उन सभी को बुरे तरीके से मारती है और कैट को बचा लेती है। और इस तरह से वो अपना पहला मिशन पूरा करने के बाद रुस्का रोमा खानदान की मेंबर बन जाती है। और फिर उसकी पीठ पर एक टैटू भी बनवाया जाता है, जो कि रुस्का रोमा खानदान को दर्शाता है। अब कहानी 2 महीने और आगे जाती है। तभी हम देखते हैं कि ईव अपने एक और मिशन पर जाती है, और टारगेट के मरते ही ईव के अकाउंट में उसके काम के पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिर जब ईव वहां से जाने लगती है तो दुश्मन के और आदमी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ईव उनको भी बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। तभी लड़ाई के बाद उसकी नजर एक आदमी के हाथ पर बने हुए क्रॉस के निशान पर पड़ती है, और उसको देखकर ईव को याद आता है कि ऐसा ही सेम निशान उन लोगों के हाथ पर भी था जिनकी वजह से उसके पापा की मौत हुई थी। फिर ईव उस आदमी के हाथ को काटकर डायरेक्टर के पास लेकर आती है और पूछती है कि ये लोग कौन हैं। मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मेरे पापा को मुझसे दूर किया था। ये बात सुनकर डायरेक्टर कहती है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, उनके दिल में किसी के लिए भी रहम नहीं। मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि हमारे बीच में एक सौदा हुआ है कि ना तो हमारे आदमी उनके काम में दखल अंदाजी देंगे, और ना ही उनके आदमी हमारे काम में टांग अड़ाएंगे। मैं बस तुम्हें यही सलाह देती हूँ कि जितना हो सके उनसे दूर रहो, और उनको ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ये बात सुनकर ईव गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर वो विंस्टन से मिलने के लिए कॉन्टिनेंटल होटल में जाती है, और ये एक ऐसा होटल है जहां पर दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स रहने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको हर एक फैसिलिटी मिलती है। इस होटल की दुनिया भर की कई जगह पर और भी ब्रांचेस हैं। फिर ईव विंस्टन से मिलती है और कहती है कि मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पापा को मारा था। फिर विंस्टन कहता है कि मैं तो बस तुम्हें यही कहूंगा कि तुम उन लोगों से जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। फिर ईव अपने पास से विंस्टन का दिया हुआ गोल्ड कॉइन निकालती है और उसके हाथ में थमाते हुए कहती है, प्लीज आप मेरी एक बार हेल्प कीजिए। फिर विंस्टन उसको बताता है कि वो लोग कोई आम ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कल्ट है जो लोगों को पैसे और मजे दोनों के लिए मार डालते हैं। ईव कहती है, क्या आप मुझे उन लोगों का पता बता सकते हो? फिर विंस्टन कहता है कि उन लोगों का सही ठिकाना बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसलिए मुझे भी उनकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन हाँ, उस कल्ट के लोग हमारे होटल में रहने के लिए आते रहते हैं, और इस वक्त भी उनका एक आदमी हमारे प्राग वाले होटल में रुका हुआ है। तुम उसी से अपने सारे सवाल पूछ सकती हो। फिर विंस्टन हाई टेबल के कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट में कॉल करके उस आदमी की सारी जानकारी निकलवा लेता है। फिर वहां पर काम करने वाली एक औरत बताती है कि उस आदमी का नाम है डेनियल, और उसके सिर पर 20 लाख रुपए का इनाम है, और वो इस वक्त हमारे होटल की दूसरी ब्रांच में रूम नंबर 315 में रुका हुआ है। ये सारी जानकारी लेकर ईव प्राग के लिए निकल जाती है। फिर वो वहां के होटल कॉन्टिनेंटल में पहुंचकर डेनियल के बगल वाला रूम बुक करवाती है। अब इस होटल में पहले से ही उस कल्ट के बहुत सारे आदमी मौजूद थे जो डेनियल को ही मारने के लिए आए थे, क्योंकि चांसलर ने उनको इसलिए भेजा था
क्योंकि डेनियल भी अपनी बेटी को कल्ट के बुरे माहौल से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो कल्ट छोड़कर भाग रहा था। लेकिन ये बात चांसलर को मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो कल्ट के आदमियों को हमेशा ही अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था। जब ईव अपने रूम में पहुंचती है तो चांसलर के खानदान की एक मेन मेंबर लीना अपने साथी को कहती है कि तुम डेनियल के रूम पर नजर रखना। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई और भी उसको मारने के लिए आया है, और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि वो इंसान खुद ही हमारा काम कर देगा और हमें इसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर वो शूटर डेनियल के रूम पर नजर रखने लगता है। तभी वो देखता है कि ईव अपने रूम की बालकनी से डेनियल के रूम की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात डेनियल की बेटी इला से होती है। वो ईव से पूछती है कि क्या आप मेरे पापा को मारने के लिए आई हो। अब ईव इस बात का कोई भी जवाब दे पाती, इससे पहले ही डेनियल पीछे से उस पर गन तान देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। फिर वो जवाब देती है कि तुम्हारे लोगों ने मेरे पापा को मार दिया था, मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे उनका पता बता सकते हो। ये बात सुनकर डेनियल ईव को समझाता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं। जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो बिल्डिंग के ऊपर बैठा शूटर लीना को बताता है कि वो दोनों बस आपस में बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की डेनियल को मारने के लिए आई है। फिर ये बात सुनकर लीना फौरन कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट में कॉल करके कहती है कि डेनियल के ऊपर रखे इनाम को डबल कर दो, यानी कि जो इनाम पहले 20 लाख का था अब उसको 40 लाख कर दो। फिर कॉन्ट्रैक्ट चेंज करते ही सभी किलर्स के फोन पर इनाम बढ़ने का मैसेज आता है। बड़ा इनाम देखकर होटल में मौजूद सभी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स डेनियल को मारने के लिए उसके रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेनियल को भी ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो ईव को कहता है कि अब मैं तुम्हारी वजह से और भी बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। मेरे सिर पर जो इनाम था उसको डबल कर दिया गया है ताकि सभी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होटल का कानून तोड़कर मुझे मार दे। दरअसल कॉन्टिनेंटल होटल का ये रूल है कि यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता, चाहे मामला कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन पैसे ज्यादा होने की वजह से सब लोग इस रूल को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो डेनियल के कमरे में आते हैं वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेनियल सभी लोगों पर हमला करके अपनी बेटी इला को लेकर कमरे से चला जाता है, लेकिन उस पूरे होटल में हर जगह किलर्स मौजूद थे। फिर डेनियल उन सभी से बचता बचाता अपनी बेटी को लेकर लिफ्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां पर ईव आ जाती है। फिर डेनियल उसको कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी को बचाने में मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें उन लोगों का ठिकाना बता दूंगा जिनकी तुमको तलाश है। फिर ईव उसकी बात मान जाती है। फिर जैसे ही वो दोनों होटल के बाहर निकलते हैं तो लेना के लोग उस पर हमला कर देते हैं और डेनियल की बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। फिर काम खत्म करने के बाद लीना चांसलर को कॉल करके बताती है कि हम इला को अपने साथ ले आए हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए एक और लड़की होटल में आई थी। ये बात सुनकर चांसलर पूछता है कि क्या हम उस लड़की को जानते हैं। फिर लीना जवाब देती है कि नहीं, हम उसको नहीं जानते। मैंने उसको मारा तो नहीं, लेकिन कॉन्टिनेंटल होटल की सिक्योरिटी टीम के हवाले कर दिया। अगले सीन में हम ईव और बाकी के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर के सामने देखते हैं। वो सभी को कहता है कि आप लोगों ने होटल के रूल्स तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन ईव कहती है कि मैंने आपके होटल का रूल नहीं तोड़ा, क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं मारा। फिर मैनेजर ईव को छोड़कर बाकी किलर्स को मार देता है, क्योंकि उसने सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ पहले से ही देख लिया था, जिसकी वजह से उसको पता चल गया था कि ईव एकदम सही बोल रही है। फिर ईव होटल से चेकआउट करके एक बहुत ही मशहूर गन शॉप में जाती है और वहां के मालिक फ्रैंक से कहती है कि मुझे अपने मिशन के लिए अच्छे हथियार चाहिए। और फिर वो फ्रैंक से कल्ट के बारे में भी पूछती है। फ्रैंक कहता है कि मैं आपको उन लोगों से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दे सकता। फिर ईव कहती है ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, तुम मुझे बस बढ़िया वाली गन्स दिखा दो। फिर वो दोनों ही एक सीक्रेट रूम में जाते हैं जहां पर बहुत सारी खतरनाक गन्स रखी हुई थी। जिस समय फ्रैंक ईव को गन्स दिखा रहा था तो उसी समय उसकी दुकान में चांसलर के आदमी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो लोग ईव को मारने के लिए आए थे, क्योंकि चांसलर को लग रहा था कि ईव उसके लिए खतरा बन सकती है। फिर उस पूरी दुकान के अंदर गोलीबारी शुरू हो जाती है। फिर ईव बड़े ही स्टाइल से उन सभी को ग्रेनेड का इस्तेमाल करके बेरहमी से मार डालती है। अब अपनी दुकान की बुरी हालत देखकर फ्रैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो ईव को कहता है कि मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में सारी जानकारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना मेरा नाम इस मामले में नहीं आना चाहिए। फिर ईव फ्रैंक की दुकान से बहुत सारी गन्स लेकर चांसलर के अड्डे के लिए रवाना हो जाती है। फिर वो एक बहुत ही बर्फीले इलाके के अंदर जाती है और यहीं पर वो जगह थी
जहां पर चांसलर अपने कल्ट के लोगों के साथ रहा करता था। जब ईव वहां पर पहुंचती है तो वाच टावर पर बैठा चांसलर का एक आदमी उसको देख लेता है। फिर थोड़ी देर बाद ईव कॉफी पीने के लिए एक दुकान में जाती है, लेकिन तभी उस दुकान में मौजूद हर एक इंसान बाहर जाने लगता है। उनको देखकर ईव समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब वो भी वहां से बाहर जा पाती इससे पहले ही चांसलर का एक आदमी दुकान के अंदर आ जाता है और ईव पर हमला कर देता है। फिर बहुत देर तक लड़ाई करने के बाद ईव उसको मार डालती है, लेकिन तभी दुकान की मालकिन ईव को मारने के लिए और भी लोगों को बुला लेती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ईव सबको बड़ी आसानी से मारकर दुकान से भाग जाती है। अब वो वॉच टावर वाला आदमी उसको फिर से देख लेता है। फिर वो फौरन चांसलर को फोन करके बताता है कि बाहर से आई लड़की अभी भी जिंदा है। फिर ये बात सुनकर चांसलर कहता है कि तुम इलाके के सभी लोगों को उस लड़की के बारे में बता दो। फिर ऑर्डर मिलते ही वो आदमी अलार्म का बटन दबा देता है, जिससे सब लोगों को पता चल जाता है कि उनके इलाके में कोई घुसपैठिया आ गया है। फिर सभी लोग जल्दी से अपनी गन लेकर ईव के पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो थोड़ी ही देर में ईव को पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई उस पर गोली चलाता, लीना वहां पर पहुंच जाती है और ईव की पीठ पर बने टैटू को देखकर वो समझ जाती है कि ईव रुस्का रोमा खानदान की मेंबर है। फिर लेना उसको बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चांसलर डेनियल की बेटी ईला से बात कर रहा था। फिर वो ईला को बताता है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ और डेनियल मेरा ही बेटा था। वो तुम्हें लेकर भाग रहा था और इसीलिए मुझे उस पर हमला करवाना पड़ा ताकि मैं तुम्हें वापस अपने पास बुला सकूं। तभी वहां पर लीना आ जाती है। वो चांसलर को बताती है कि हमने उस लड़की को पकड़ लिया है, लेकिन अभी मारा नहीं क्योंकि वो रुस्का रोमा खानदान की मेंबर है। मुझे लगता है कि आपको एक बार उस लड़की से बात करनी चाहिए। फिर चांसलर ईव के पास आता है और कहता है कि मैंने रुस्का रोमा खानदान के साथ एक डील की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतनी जल्दी उस डील को तोड़ दोगे। ये बात सुनकर ईव कहती है कि रुस्का रोमा कोई भी लड़ाई नहीं चाहता और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ क्योंकि मुझे अपने पिता की मौत का बदला लेना है। जब मैं छोटी थी तो तुम लोगों ने मेरे पिता को मेरी आंखों के सामने ही मार डाला था। फिर ये बात सुनकर चांसलर समझ जाता है कि जरूर ईव जेवियर की ही मौत का बदला लेने आई है। फिर वो फौरन कमरे से बाहर आ जाता है। तभी वहां पर लीना भी पहुंच जाती है। फिर चांसलर उसको बताता है कि जिस लड़की को तुम पकड़ कर लाई हो वो तुम्हारी बहन है। यानी कि दोस्तों, मूवी की शुरुआत में ईव अपनी जिस बहन के बारे में बात कर रही थी वो लीना ही है। फिर चांसलर की बात सुनने के बाद लीना हैरान हो जाती है। अब इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, ईव कमरे में मौजूद सभी लोगों को मारकर वहां से भाग जाती है। फिर लीना उसका पीछा करने लगती है और देखते ही देखते वो दोनों एक छोटे से घर में पहुंच जाती हैं। फिर लीना ईव को बताती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे तो लगा था कि तुम भी पापा के साथ मर गई हो। ईव कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर लीना जवाब देती है कि तुम मेरी बहन हो। जब तुम बहुत ज्यादा छोटी थी तो पापा तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले गए थे क्योंकि वो तुमको एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, लेकिन वो गलत थे। उनकी वजह से हमारी माँ की भी मौत हो गई। उन्होंने अपनी फैमिली को धोखा देकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिस समय ये दोनों आपस में बातें कर रही थी तो घर के बाहर चांसलर के लोग पहुंच जाते हैं। फिर उनमें से एक चांसलर को कॉल करके बताता है कि सर वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं। ये बात सुनकर चांसलर समझ जाता है कि लीना अपनी बहन को नहीं मारेगी, इसलिए वो अपने आदमी को कहता है कि तुम उन दोनों को मार डालो। फिर फोन काटते ही सब लोग घर के अंदर बॉम्ब फेंक देते हैं, जिसकी वजह से पूरा घर उड़ जाता है। धमाके में ईव तो बच जाती है, लेकिन लीना मारी जाती है। अब अपनी बहन की मौत हो जाने की वजह से ईव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी जैसे ही चांसलर के आदमी घर के अंदर आते हैं, ईव वहीं पास में रखी एक तलवार से उन सबको बेरहमी से मार डालती है। फिर चांसलर अपने आदमी को वहां के हालचाल पूछने के लिए फोन करता है, लेकिन अब की बार वो फोन ईव उठाती है और चांसलर को कहती है कि अब की बार तुम मुझसे नहीं बच सकते क्योंकि तुम्हारी मौत आ चुकी है। फिर चांसलर डायरेक्टर से बात करता है और कहता है कि तुम्हारा एक मेंबर हमारे इलाके में आकर तबाही मचा रहा है, क्या तुम हमारी डील के बारे में भूल गई? फिर डायरेक्टर जवाब देती है कि रुस्का रोमा कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। हमने ईव को नहीं भेजा, वो खुद ही तुम्हारे इलाके में आई है ताकि वो तुमसे अपना बदला ले सके। फिर चांसलर कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम ईव को कुछ भी करके रोक लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारे बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर डायरेक्टर कहती है कि मैं इस मामले को संभालने के लिए अपना सबसे खतरनाक आदमी भेज रही हूँ। वो रात के 12 बजने से पहले ईव को मार डालेगा।
फिर चांसलर डायरेक्टर की ये बात सुनकर राजी हो जाता है। अगले सीन में हम डायरेक्टर के भेजे हुए उस आदमी को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि जॉन विक था। अब चांसलर भी उसको देखकर समझ जाता है कि ईव का बचना नामुमकिन है। फिर वो अपने इलाके में अनाउंसमेंट करवा देता है कि कोई भी आदमी जॉन विक के रास्ते में नहीं आएगा, वो अकेला ही ईव का शिकार करेगा। फिर जल्दी ही जॉन विक ईव के सामने पहुंच जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है, लेकिन ईव उसकी बात नहीं मानती। फिर देखते ही देखते उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जॉन विक हर बार ईव को अपने निशाने पर लाकर छोड़ देता है और बार बार उसको बस यही समझाता है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। लेकिन ईव तो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर कुछ देर तक उनके बीच में लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है, जिसके बाद ईव जॉन विक को बताती है कि चांसलर ने मेरे पिता को मारा था, मैं उसी का बदला लेने के लिए आई हूँ। जॉन विक कहता है मैं ये बात पहले से ही जानता हूँ और मुझे ये भी समझ में आ गया है कि तुम उसको मारे बिना यहाँ से नहीं जाओगी। अब 12 बजने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। अगर तुमने 12 बजने से पहले चांसलर को मार दिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर ईव जॉन विक की ये बात मान लेती है। अब कुछ देर बाद ईव चांसलर के सभी आदमियों को मारना शुरू कर देती है। वाच टावर पर बैठा आदमी चांसलर को बताता है कि सर जॉन विक ने ईव को छोड़ दिया है, इसलिए अब वो हमारे सभी आदमियों को मार रही है। ये बात सुनकर चांसलर फिर से अनाउंसमेंट करता है और अपने इलाके में मौजूद सभी लोगों को कहता है कि अब तुम लोगों के पास उस लड़की को मारने की खुली छूट है, वो तुम्हें जहां भी दिखे फौरन उसको मार डालो। फिर ऑर्डर मिलते ही सभी लोग ईव के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो अपने बदले की आग में हर एक इंसान को जला देती है, यानी कि बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। अब चांसलर को भी समझ में आ गया था कि ईव को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो अपने सबसे ताकतवर आदमी डेक्स को ईव से लड़ने के लिए भेज देता है। फिर थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में डेक्स ईव पर हावी हो जाता है। फिर जैसे ही वो ईव को मारने लगता है तो जॉन विक दूर से अपनी गन का इस्तेमाल करके डेक्स को ठोक देता है। अब मौजूदा हालातों को देखकर चांसलर के लोग उसको एक सुरक्षित जगह पर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर ईव पहुंच जाती है और उस पर हमला करके उसके सभी आदमियों को मार देती है। चांसलर कार से बाहर निकलकर ईव को कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो भी कुछ नहीं बदलेगा, हर चीज वैसे ही चलती रहेगी जैसी सालों पहले चला करती थी। मेरे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ईव को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी गन निकालकर उसे शूट कर देती है, जिसके बाद वो इला को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। फिर जॉन विक डायरेक्टर को कॉल करके बताता है कि ईव ने चांसलर को मार दिया है। ये बात सुनकर डायरेक्टर के होश उड़ जाते हैं। फिर वो जॉन विक को कहती है ठीक है, तुम अब वहां से वापस आ जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं ईव इला को उसके पापा डेनियल के पास छोड़कर वहां से चली जाती है। फिर वहां से वो सीधा थिएटर में अपनी दोस्त टाटियाना का डांस देखने के लिए जाती है और वहां पर उसको पता चलता है कि अब उसके सिर पर भी $50 लाख का इनाम रखा गया है। और ये इनाम किसने रखा ये हमें इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। लेकिन ईव अपनी इस नई जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मूवी को हाइप कर दिया कीजिए ताकि हमारा कंटेंट और भी लोगों तक पहुंच पाए। मैं मिलूंगा आपसे और नई मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।